वेक्टर अलजेब्रा के पिछले क्लास में हम लोगों ने वेक्टर एडिशन और वेक्टर सब्ट्रैक्शन, इसका ज्योमेट्रिकल मेथड क्या होता है, दैट इज कि ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, उसके कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया था। हमने किसी प्रॉब्लम की बात नहीं की थी, केवल थियोरेटिकल एस्पेक्ट आपको बताया था, कुछ फार्मूला लिखा था, उसको हमने डिस्कस किया था। अब एक्चुअली आज के क्लास में हम लोग उसी कॉन्सेप्ट को कुछ छोटे छोटे प्रॉब्लम से क्लैरिफाई करना चाहते हैं। देखिए, सामान्य तौर पर आपके एग्जामिनेशन में जो प्रॉब्लम्स आता है वह मल्टीपल चॉइस होता है। हमने उस रूप में क्वेश्चन नहीं लिखा है, क्योंकि उससे थोड़ा समय अधिक लगेगा, 4 चॉइस भी लिखो, हम उसको भी करेंगे, लेकिन अभी हमारा उद्देश्य है उस कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। जब प्रॉब्लम सेक्शन आएगा, जब हम केवल प्रॉब्लम टॉपिक फिनिश होने के बाद उसकी बात करेंगे, तब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की भी बात करेंगे। अभी जो प्रॉब्लम है वह केवल थियोरी को क्लियर करने के लिए है, इसीलिए हमने इसको सब्जेक्टिव रूप में लिखा है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में नहीं लिखा है। बात समझ में आ रही है? देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन हमने लिया है कि द रिजल्टेंट ऑफ फोर्सेस F1 and F2 is F, where F1 is 5 Newton 60 degree east of north and F is 7 Newton, then 7 Newton towards north, then find F2। अब इस क्वेश्चन में क्या है कि दो फोर्स है F1 और F2 जिसका रिजल्टेंट F है, और आपको प्रॉब्लम में रिजल्टेंट नहीं निकालना है, रिजल्टेंट दिया हुआ है और एक फोर्स दिया हुआ है, F1 दिया हुआ है, 5 न्यूटन उसका मैग्नीट्यूड है, और ये 60 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ उसका डायरेक्शन है। उसी तरह से रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड है 7 न्यूटन और वह डायरेक्टेड है नॉर्थ के तरफ, ये उसका डायरेक्शन है। आपको वेक्टर F2 निकालना है। जैसे देखो, वेक्टर F2 है, F2 पर वेक्टर का साइन, इसका मतलब आपको F2 फोर्स का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों बताना है। अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड पूछा जाएगा तो डायरेक्शन नहीं निकालेंगे, लेकिन F2 पर एरो साइन देने का अर्थ क्या है कि हमें इस फोर्स का मैग्नीट्यूड भी निकालना है और डायरेक्शन भी। अब देखिए, एक ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम है यह। सबसे पहले आपको करना इस प्रॉब्लम में यह होगा कि वेक्टर डायग्राम ड्रॉ करना होगा। जो गिवन वेक्टर्स है उसको फिगर में दिखाना होगा, और फिर आप देखेंगे कि कौन फार्मूला सूटेबल होगा एडिशन सब्ट्रैक्शन का, उसको अप्लाई करके आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए, हमने इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इस बात को आप ज़रा देखिए। क्वेश्चन क्या कहता है कि F1 और F2 का रिजल्टेंट है F। तो आप क्या लिखते हैं? रिजल्टेंट का मतलब है कि F1 F2 को वेक्टोरियली ऐड करेंगे तो F मिलेगा, इसलिए रिजल्टेंट F को हम लिखेंगे F1 प्लस F2 वेक्टर साइन दे करके। लेकिन हमको निकालना क्या है? F2। तो F2 अलजेब्रा देखो, दैट विल बी इक्वल टू माइनस F1 प्लस F। तो आप इसको ऐसे समझिए कि हमको अगर F2 वेक्टर निकालना है तो माइनस F1 में F को ऐड करना है। अब जो क्वेश्चन में वेक्टर का डायरेक्शन दिया हुआ था उस हिसाब से हम लोग पहले वेक्टर डायग्राम बनाएंगे। देखिए, डायरेक्शन यहाँ ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ के टर्म में दिया हुआ है, इसीलिए हमने इस प्लेन में सबसे पहले इस हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ किया, और आप जानते हैं कि जो लेफ्ट वार्ड डायरेक्शन है इसको ईस्ट बोलेंगे, राइट वार्ड डायरेक्शन को वेस्ट बोलेंगे, और फिर वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे, और ये जो वर्टिकल लाइन है इसमें अपवर्ड डायरेक्शन को नॉर्थ और डाउनवर्ड डायरेक्शन को साउथ बोलेंगे। अब इसी नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट प्लेन में सारा का सारा वेक्टर है। क्वेश्चन में देखिए, F1 क्या दिया हुआ था कि F1 जो हमारा वेक्टर है इसका जो मैग्नीट्यूड था, F1 का मैग्नीट्यूड आपके क्वेश्चन में कितना दिया हुआ था? 5 न्यूटन, और डायरेक्शन क्या लिखा हुआ है? 60 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, ईस्ट ऑफ नॉर्थ, ये दिया हुआ है क्वेश्चन में। ध्यान से देखो, जब लिखा है 60 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, इसका मतलब यह वेक्टर नॉर्थ ईस्ट प्लेन में है। ध्यान से देखो, ये है ईस्ट वार्ड डायरेक्शन,
ये है आपका नॉर्थवर्ड डायरेक्शन। वेक्टर F1 इसी प्लेन में लाई करेगा। अब एंगल 60 डिग्री किसके साथ बनेगा? एक ट्रिक आप याद रखिए कि ऑफ के बाद जो लिखा रहे समझ लो उसी के साथ एंगल बनेगा, और ऑफ के पहले जो लिखा हुआ उसके तरफ बनेगा। इसलिए यहाँ F1 इस नॉर्थवर्ड डायरेक्शन से 60 डिग्री का एंगल बनाएगा ईस्ट के तरफ। तो फिगर में हमने मार्क कर दिया कि 60 डिग्री कौन एंगल होगा। बाय द वे सोचो कि यहाँ ईस्ट ऑफ नॉर्थ के बदले नॉर्थ ऑफ ईस्ट रहता तो आपका ये नीचे वाला जो एंगल है जिसको अभी हम मार्क कर रहे हैं वो 60 डिग्री हो जाता है। बात समझ में आ रही है? लेकिन हमको तो F में ऐड करना है -F1, और यह जो लाइन है मान लो इस पॉइंट को OA लाइन F1 को रिप्रेजेंट करता है। तो हम फिगर में अब -F1 दिखाएंगे। आप जानते हैं कि F1 और -F1 में क्या संबंध है कि F1 और -F1 का मैग्नीट्यूड तो सेम होगा लेकिन डायरेक्शन जस्ट अपोजिट होगा। तो -F1 दिखाने के लिए क्या करेंगे, इसी लाइन को दैट इज AO लाइन को बैकवर्ड डायरेक्शन में बढ़ाइए, और तब तक बढ़ाइए जब तक कि इसका कट ऑफ लेंथ OA के बराबर ही नहीं हो जाए। इसका मतलब जो OC जो कट ऑफ लेंथ लिया यह OA के बराबर है। लेंथ इक्वल लेने से मतलब है कि यह दोनों तब फिर 5 न्यूटन के फोर्स को ही रिप्रेजेंट करेगा। लेकिन एरो का साइन अब O से C के तरफ दिया, मतलब F1 के अपोजिट, इसीलिए यह -F1 वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अब देखो, अब -F1 में F को ऐड करना है। अब F वेक्टर आपका है नॉर्थवर्ड डायरेक्शन में, जो आप यहाँ देख रहे हैं कि हमने मार्क किया है F। आप C पॉइंट से भी F वेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वेक्टर को किसी पॉइंट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहीं से क्या करेंगे तो इस नॉर्थवर्ड डायरेक्शन में हम C से ही एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, और इसका फिर जो कट ऑफ लेंथ है दैट इज कि यह CD यह इस OB के बराबर ही रख लेंगे। तो ये वेक्टर जो OD है ये हमारा F वेक्टर हो जाएगा। अब आप जरा ट्रायंगल ऑफ एडिशन को सोचिए कि ट्रायंगल ऑफ एडिशन कहता है कि OC प्लस CD बराबर किसके होगा, दिस विल बी इक्वल टू OD। आप जानते हैं कि नहीं? लेकिन OC का मतलब है -F1 और OD का मतलब है F, तो इसीलिए -F1 प्लस F हम जान रहे हैं कि F2 के बराबर है। इसलिए जो OD लाइन है यह OD लाइन F2 वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है, और वही हमको जानना है। साथ ही साथ इसका डायरेक्शन भी जानना है। तो किसी स्टैंडर्ड डायरेक्शन से F2 क्या एंगल बनाता है वही निकाल देंगे। तो मान लो कि यह F2 यही नॉर्थ के साथ अल्फा एंगल बनाता है। इस अल्फा को क्या पढ़ोगे तब बोलो? ये डायरेक्शन है हमारा वेस्ट का और यह डायरेक्शन है नॉर्थ। इसका मतलब जो F2 वेक्टर है वह नॉर्थ वेस्ट प्लेन में है, और आपने नॉर्थ से बनने वाला एंगल अल्फा माना, इसको अल्फा डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ बोलेंगे। बाद में वैल्यू निकालेंगे। अब पहले आप ज़रा सोचिए कि हम F का पहले जानना चाहते हैं मैग्नीट्यूड। F वेक्टर आपने देखा कि F इज इक्वल टू व्हाट, दिस इज F नहीं F2, F2 इक्वल टू व्हाट, दिस इज F माइनस F1, F माइनस F1। ध्यान से देखिए, F2 इज F माइनस F1 है कि नहीं? तो अब पहले हम लोग फाइंड आउट करेंगे F2 का मैग्नीट्यूड, मॉड ऑफ F2। आप वेक्टर डिफरेंस का या सब्ट्रैक्शन का फॉर्मूला सीख चुके हैं। यह क्या होगा, दिस विल बी F स्क्वायर प्लस F1 स्क्वायर माइनस 2 F1 एंड कॉस थीटा होल टू द पावर हाफ। आप जानते हैं, आपने पढ़ा है पिछले क्लास में। यहाँ F1 से मतलब उसके मैग्नीट्यूड से, और यहाँ बोलो थीटा क्या है। थीटा जब तुम यहाँ माइनस साइन लेते हो तो फॉर्मूला में बताया था कि हम एंगल F और F1 के बीच का ही लेंगे। तो आप ज़रा फिगर को देखिए, F वेक्टर है OB डायरेक्शन में, F1 वेक्टर है
ओ ए डायरेक्शन में और दोनों के बीच बनने वाला एंगल 60 डिग्री है। इसलिए इस प्रॉब्लम में थीटा का वैल्यू हो जाएगा 60 डिग्री। एफ और F1 का मैग्नीट्यूड आपको मालूम है कि वह 5 न्यूटन, F1 है 5 न्यूटन और F है 7 न्यूटन। तो अब आप न्यूमेरिकल वैल्यू पुट कर दीजिए, सिंप्लीफाई करिए और आपका मैग्नीट्यूड F2 का मालूम हो जाएगा। तो देयरफॉर F2 विल बी इक्वल टू एफ स्क्वायर, तो एफ स्क्वायर का मतलब हो गया 7 स्क्वायर प्लस F1 स्क्वायर दैट इज 5 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 7 इंटू 5 इंटू कॉस 60 एंड होल टू द पावर हाफ। अब इसको आप सिंप्लीफाई स्वयं कर सकते हैं, हम डायरेक्ट वैल्यू लिख देंगे। इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे, ये रिजल्ट आएगा √39 न्यूटन। तो ये आपको जो वेक्टर निकालना था F2 उसका मैग्नीट्यूड है। अब हमने कहा कि वेक्टर F2 जानना है, इसका डायरेक्शन भी जानना है, और उसके डायरेक्शन को जानने के लिए आपने क्या मान लिया कि यह जो F2 वेक्टर है वह नॉर्थवर्ड डायरेक्शन से अल्फा एंगल बना रहा है। ज़रा फिगर के ज्योमेट्री को देखिए, यह जो OB लाइन है और यह CD लाइन, दोनों लाइन को ध्यान से देखो, उसको यह OD इंटरसेक्ट करता है। तो ज्योमेट्री का थ्योरम कहता है कि अल्टरनेट एंगल बराबर होगा अगर दो पैरेलल लाइन को कोई तीसरा लाइन इंटरसेक्ट करे। इसलिए यह एंगल अगर अल्फा है तो यहाँ D पर बनने वाला ये एंगल भी क्या होगा, अल्फा। हम उसी अल्फा को जानना चाहते हैं। अब OCD फिगर को देखो, OCD एक ट्रायंगल है, उस ट्रायंगल का आप दो साइड जानते हैं। CD आप जानते हैं कि यह F के बराबर है जो 7 न्यूटन है, और OC भी आप जानते हैं -F1 है जो 5 न्यूटन है। साथ ही साथ आप C पर बनने वाला एक एंगल 60 डिग्री भी इसका जानते हैं। तो प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल में आप जो साइड और एंगल के बीच रिलेशन पढ़ते हैं, उस फॉर्मूला को यूज करके हम लोग बड़ा ही इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं कि यह एंगल अल्फा क्या होगा। समझ आ रही है? देखो, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल से जब लिखेंगे साइन अल्फा डिवाइडेड बाय उसके सामने का साइड दैट इज OC, और फिर लिखेंगे साइन 60 डिवाइडेड बाय उसके सामने का साइड दैट इज की F2 का मैग्नीट्यूड। तो ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं? तो क्या लिखेंगे अब आप देखिए कि अगर हम लिखें साइन अल्फा, तो साइन अल्फा और उसके सामने का साइड -F1 का मॉडुलस, फिर जो एंगल नोन है दैट इज साइन 60 एंड डिवाइडेड बाय उसके सामने के साइड का मॉडुलस, और ये है F2 का मोड। देयरफॉर साइन अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, दिस विल बी मॉड ऑफ -F1 ओवर मॉड ऑफ F2 इंटू साइन 60। ओके, अब आप वैल्यू पुट कर दीजिए। -F1 का मॉड, F1 5 न्यूटन था तो -F1 का मॉड भी होगा 5 न्यूटन एंड डिवाइडेड बाय F2 आपने अभी निकाला कि दिस इज 39 न्यूटन का स्क्वायर रूट, और साइन 60 दिस विल बी √3/2। तो देखिए क्या हो जाएगा, यह हम इसको 39 को 13 इंटू 3 लिख सकते हैं और √3 कैंसिल हो जाएगा। इसीलिए यह बराबर हो जाएगा कितना के, दिस विल बी 5 डिवाइडेड बाय √52। अब ये कोई स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं है, इसीलिए आप इन्वर्स रूप में इसको लिख दीजिए, क्योंकि जो स्टैंडर्ड वैल्यू होता है वो तो 15 का मल्टीपल में जो एंगल आता है वही होता है, वही हम याद रखते हैं। तो अल्फा विल बी इक्वल टू साइन इनवर्स 5 ओवर √52। ये डायरेक्शन निकल गया। तो
अब बोलो फाइनली अगर कहें कि बोलो F2 वेक्टर कितना के बराबर है, तो पहले क्या लिखेंगे इसका मैग्नीट्यूड क्या निकला √39 न्यूटन। अब इस डायरेक्शन को क्या पढ़ेंगे, आप फिगर को देखिए, हमने पहले भी बोला था कि यह जो एंगल है यह नॉर्थ वेस्ट के प्लेन में है और हमारा वेक्टर नॉर्थवार्ड डायरेक्शन से यह बना रहा है, इसलिए इसको बोलेंगे अल्फा डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ। क्या बोलेंगे, अल्फा डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ। सो दिस विल बी साइन इनवर्स 5/√52 वेस्ट ऑफ नॉर्थ। ये आपका कंप्लीट आंसर हुआ। दिस इज योर कंप्लीट आंसर। मैग्नीट्यूड भी निकाल दिया और डायरेक्शन भी निकाल दिया। हम उम्मीद करते हैं कि आपने टेक्निक सीखा होगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन रहे तो पहला काम होगा वेक्टर डायग्राम बनाना और उसके बाद आप प्रॉब्लम को इजीली सॉल्व कर सकते हैं फॉर्मूला अप्लाई करके। अब देखिए, अब एक दूसरा प्रॉब्लम हमने यहाँ लिया है। क्वेश्चन कहता है ए पार्टिकल इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म स्पीड भी, मार्क करिए स्पीड यूनिफॉर्म है, इन ए हॉरिजेंटल सर्कल इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन स्टार्टिंग फ्रॉम ए पॉइंट ए एज शोन इन द फिगर। इस फिगर को देखो, यही सर्कल है, यहाँ पॉइंट ए से कोई पार्टिकल चलना शुरू करता है एंटी क्लॉकवाइज सेंस में। ये सेंस ऑफ रोटेशन है हमारे पार्टिकल का एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। और मोशन के दरमियान इसका जो स्पीड है वह कांस्टेंट रहता है, इसको लोग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन भी कहता है, ठीक है। तो अब आपसे पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द चेंज इन वेलोसिटी इन हाफ रिवोल्यूशन। ध्यान से देखो, चेंज इन वेलोसिटी का मतलब क्या हुआ, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। हाफ रिवोल्यूशन कहाँ कंप्लीट होगा, ए से पार्टिकल चलना शुरू किया और सी पर आएगा, ए का जो डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट है वह है सी, तो यहाँ हाफ रोटेशन रिवोल्यूशन पूरा होता है। देखो, भले ही स्पीड कांस्टेंट है लेकिन वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होगा, क्योंकि वेलोसिटी एक वेक्टर है और वेक्टर का मतलब है कि अगर उसका कम से कम डायरेक्शन भी बदल जाए तो वेक्टर बदल गया। यहाँ तो डायरेक्शन कंटिन्यूसली चेंज कर रहा है, इसीलिए हमने माना है कि ए पॉइंट पर इसका वेलोसिटी वेक्टर v1 है और बी पॉइंट पर इसका वेलोसिटी वेक्टर v2 है और सी पॉइंट पर इसका वेलोसिटी वेक्टर v3 है। तो v3 जिस पॉइंट पर वेलोसिटी है, क्वेश्चन में यही कहा गया कि इस v3 में से अगर आप v1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा, चेंज इन वेलोसिटी निकालना है। लेकिन याद रहे कि v3 और v1 का जो मैग्नीट्यूड है उस सेम है। क्वेश्चन कहता है कि यूनिफॉर्म स्पीड है, बात समझ आ रही है। और हम यहाँ पर डायरेक्शन बताने के लिए एक ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ डायरेक्शन के टर्म में ही डायरेक्शन बताना है, इसीलिए वह भी फिगर में आपको दिया हुआ है, ठीक है। अब देखिए, फिर कहता है कि फर्स्ट क्वार्टर रिवोल्यूशन में क्या होगा चेंज इन वेलोसिटी। क्वार्टर रिवोल्यूशन में 1/4 रिवोल्यूशन, तो ए से अगर हमारा पार्टिकल आएगा बी पर तो 1/4 रिवोल्यूशन होगा। इसका मतलब आपको v2 माइनस v1 भी फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब देखिए, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, केवल ये हमने पहले ही कहा कि ये सब कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए है, इसीलिए इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आप आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ध्यान से देखिए, हमारा जो डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट था, अब हम कंप्लीट फिगर यहाँ नहीं बना रहे हैं। आप देखिए कि एक पॉइंट था हमारा यह ए, यहाँ वेलोसिटी था हमारा v1 और डायरेक्शन के दृष्टि से यह वेलोसिटी वेक्टर v1 किस डायरेक्शन में है, तो ये आपने इस डायरेक्शन को नॉर्थ माना है। और दूसरा पॉइंट सी है आफ्टर हाफ रिवोल्यूशन, यहाँ वेलोसिटी आपने लिखा था v3 और ये साउथ डायरेक्शन में है, ओके। अब हमको निकालना है चेंज इन वेलोसिटी। अगर आप चेंज इन वेलोसिटी को डेल्टा भी कह दें, चेंज इन वेलोसिटी, ये क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट है। इसको अगर आप लिखते हैं डेल्टा भी,
तो चेंज का मतलब ही होता है फाइनल वैल्यू से इनिशियल को सब्ट्रैक्ट करो। इट मीन्स दिस विल बी V3 माइनस V1, V3 माइनस V1। ओके, अब ध्यान से देखो, V3 माइनस V1 हमको फाइंड आउट करना है, लेकिन आप ज़रा गौर करिए कि V3 को अगर हम मान लें V3 को क्या मान लें V, तो हमारा जो V1 है वह हो जाएगा माइनस V, नहीं हो जाएगा। V3 को अगर V मान लिया, क्योंकि V3 जो है यह जस्ट इक्वल एंड अपोजिट है माइनस V1 के, तो हम V3 को V मान लेंगे तो V1 हमारा माइनस V हो जाएगा, इसलिए यह कितना हो जाएगा, दिस विल बी 2V। और V डायरेक्शन आपने किसको माना है, V आपने V3 को माना, और V3 किधर है, साउथ के तरफ। इसका मतलब जो चेंज इन वेलोसिटी है वह V के डायरेक्शन में, दैट इज V3 के डायरेक्शन में है, दैट इज साउथ के डायरेक्शन में। इसलिए आप चेंज इन वेलोसिटी को क्या कह सकते हैं, चेंज इन वेलोसिटी हो गया 2V के बराबर, और डायरेक्शन लिखेंगे ड्यू साउथ, साउथ के तरफ। देखो कितना इजीली बन गया। ऐसे इसको बनाने का दूसरा भी तरीका हो सकता है, जब आप मॉडुलस लेंगे डेल्टा V का और फॉर्मूला यूज करेंगे। आप याद कीजिए कि जब दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम होता था तो हमने कहा था कि डिफरेंस का मैग्नीट्यूड 2a साइन थीटा बाई 2 होगा। तो यहाँ 2a का मतलब हो गया 2v और साइन थीटा बाई 2। थीटा क्या होगा, देखो एक वेक्टर हमारा V1 है नॉर्थ के डायरेक्शन में, है कि नहीं, और जो V3 वेक्टर है वह है साउथ के डायरेक्शन में। बोलो दोनों के बीच एंगल क्या है, दोनों के बीच बनने वाला एंगल थीटा यहाँ पाई के बराबर है। तो अगर फॉर्मूला से इसी सवाल को फिर बनावें तो लिखेंगे 2v साइन थीटा बाई 2, और थीटा का मतलब हो गया पाई बाय 2, एंड साइन पाई बाय 2 1, तो दिस विल बी सिंपली 2v इंटू 1, दैट इज 2v। ओके, इसलिए ये जो मैग्नीट्यूड निकाला है 2v, आप इस फॉर्मूला से जो डिफरेंस का फॉर्मूला पढ़े थे कि अगर दो वेक्टर इक्वल मैग्नीट्यूड का है तो उसके डिफरेंस का मैग्नीट्यूड हो जाता है 2a साइन थीटा बाई 2, थीटा यहाँ पाई के बराबर है। इस तरह से आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, अब देखो, अब B नंबर को देखिए। B नंबर में क्या था कि A पॉइंट है यहाँ पर आपका, जिसमें आप पार्टिकल का वेलोसिटी जहाँ V1 था, और दूसरा पॉइंट यहाँ था B जहाँ वेलोसिटी V2 था। अगर आप इस दोनों डायरेक्शन को आगे प्रोसीड कर दें, दोनों वेलोसिटी के डायरेक्शन को, तो आप देखेंगे कि हमारा जो V1 वेक्टर है यह है नॉर्थ के तरफ, और जो V2 वेक्टर है यह है वेस्ट के तरफ। V2 वेक्टर किधर है, वेस्ट, और ये डायरेक्शन हो गया ईस्ट। इसका मतलब इस दोनों वेक्टर के बीच जो एंगल बन रहा है वह एंगल पाई बाय 2 का 90 डिग्री का बन रहा है। नहीं, दोनों वेक्टर के बीच कितना एंगल है, दिस एंगल इज पाई बाय 2, 90 डिग्री। अब इस केस में चेंज इन वेलोसिटी निकालना है, डेल्टा V, दिस विल बी इक्वल टू V2 माइनस V1। फिर ध्यान रहना चाहिए कि क्वेश्चन के हिसाब से मॉड ऑफ V2 इक्वल है मॉड ऑफ V1 के, और ये हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि यह है यह है V के बराबर। 2v नहीं लिखो, V लिखना है, दिस इक्वल टू V। और दोनों वेक्टर के बीच एंगल क्या है, देखो यहाँ पर 90 डिग्री। तो अब जब मॉडुलस ऑफ डेल्टा V फाइंड आउट करेंगे तो बोलिए क्या होगा, दिस विल बी मॉड ऑफ V2 माइनस V1। फिर फॉर्मूला याद करो कि अगर दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम है तो उसके डिफरेंस का मैग्नीट्यूड 2a साइन थीटा बाई 2 होता है। यहाँ a का मतलब V से हो जाएगा 2v साइन थीटा बाई 2, थीटा इज 90 डिग्री, सो 2 साइन 90 बाई
दिस इज 2v साइन 45, नहीं, और साइन 45 1/√2, so this will be 2v into 1/√2 and this will be equal to √2v। इसलिए जो चेंज इन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है दैट इज इक्वल टू √2v। अब इनफैक्ट हम लोग इसका डायरेक्शन भी जानना चाहेंगे कि इसका डायरेक्शन क्या होगा। तो ज़रा इस फिगर के कंस्ट्रक्शन को देखिए। आपने अभी लिखा है कि डेल्टा v इज इक्वल टू व्हाट, दिस इज v2 माइनस v1, v2 माइनस v1, और हम इसको कह सकते हैं v2 प्लस माइनस v1, कह सकते हैं कि नहीं। अब ट्रायंगल ऑफ एडिशन के आधार पर आप इसके यहाँ पर कंस्ट्रक्शन कीजिए। ध्यान से देखिए, हमारा जो v2 वेक्टर है वो है वेस्ट के डायरेक्शन में डायरेक्टेड है कि नहीं, ये आपका v2 वेक्टर है। और v1 वेक्टर किधर था, v1 वेक्टर था आपका नॉर्थ के डायरेक्शन में, ठीक है। तो हम अगर माइनस v1 पता करना चाहें तो यहाँ से ही साउथ के डायरेक्शन में लाइन खींच देंगे, ये है नॉर्थ के तरफ, तो माइनस v1 किधर होगा, साउथ के तरफ। तो ये जो वेक्टर है दिस इज योर माइनस v1 वेक्टर। अब ध्यान से बोलो, अगर मान लो कि हम इस पॉइंट को तत्काल के लिए O कह देते हैं, इस पॉइंट को P कह देते हैं, इस पॉइंट को Q कह देते हैं, तो ट्रायंगल ऑफ एडिशन कहता है कि OP अब प्लस PQ, OP प्लस PQ किसके बराबर, दिस विल बी इक्वल टू OQ। तो ये जो OQ है यही डायरेक्शन हो गया डेल्टा V का, नहीं, डेल्टा V का। और ये डायरेक्शन आपका देखिए ध्यान से, ये है साउथ, ये है नॉर्थ, इधर है आपका वेस्ट, है ना। अब इस एंगल को मान लो थीटा है और इस तुम थीटा को जानना चाहते हो, फिगर के ज्योमेट्री को देखो, व्हाट विल बी दिस tan थीटा। फिगर का ज्योमेट्री कहता है कि यह होगा माइनस मॉड ऑफ v1 डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ v2, मॉड ऑफ v2। बट मॉड ऑफ v1 v के बराबर, मॉड ऑफ v2 भी v के बराबर, so this will be 1 and theta will be 45 डिग्री। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर है वह साउथ वेस्ट प्लेन में है और वेस्ट के साथ 45 बनाता है। तो वेस्ट के साथ 45 बनाता है तो साउथ के साथ भी तो 45 बनाएगा, नहीं। तो इस डायरेक्शन को आप 45 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट कर सकते हैं, या 45 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ कर सकते हैं, या सीधा इसको साउथ वेस्ट कहा जाता है। इसीलिए फाइनल आंसर अगर आप लिखना चाहते हैं कि चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर क्या होगा, तो दैट विल बी इक्वल टू √2v। ये हो गया मैग्नीट्यूड। और डायरेक्शन क्या लिखेंगे, डायरेक्शन इसका लिख देंगे साउथ वेस्ट। ये साउथ और वेस्ट के जस्ट बीचों बीच जा रहा है, इसलिए क्या लिखा गया इसको, साउथ वेस्ट। या इसके जगह पर आप यह भी लिख सकते हैं 45 डिग्री साउथ, 45 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट, ऐसा भी लिखा जा सकता है। या कोई ऐसा ही लिखे कि 45 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ, ये सब एक ही बात है, वेस्ट ऑफ साउथ। और सबसे सूटेबल यही है कि जब देख रहे हो बीचों बीच तो इसको लिखा जाता है साउथ वेस्ट। इसका मतलब हुआ कि यह वेक्टर साउथ और वेस्ट से इक्वल एंगल बनाता है, और इक्वल एंगल बनाने का मतलब 45 डिग्री का एंगल बनाता है। ओके, तो इस तरह से आपने देखा कि वेक्टर का जो सब्ट्रैक्शन का हमारा फॉर्मूला था उसको यूटिलाइज करके हम लोग ऐसे प्रॉब्लम को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब एक्चुअली हम लोग एक नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, जो हमारा लास्ट प्रॉब्लम है उसकी बात करते हैं। ध्यान से देखिए, हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इस बात को यहाँ देखना है।
देखिए क्वेश्चन कहता है कि कंसिडर ए कलेक्शन ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स ईच मूविंग विथ स्पीड v, each moving with speed v. The direction of velocity is randomly distributed in the collection so that the magnitude of the relative velocity between a pair of particles averaged over all the pairs in the collection is greater than v. देखिए हम इसका फिगर यहीं पर दिखाते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है कि देयर इज ए कलेक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल, बहुत ही लार्ज संख्या, जैसे गैसियस मॉलिक्यूल सोच सकते हो, और उसका जो वेलोसिटी है वह रैंडम है, मतलब किसी भी डायरेक्शन में, हर एक पॉसिबल डायरेक्शन में मोशन हो रहा है। लेकिन एक खास बात है कि हर एक पार्टिकल के वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, दैट इज उसका जो स्पीड है, उस समान ही है। तो मान लो कि कोई पार्टिकल इस डायरेक्शन में चल रहा है तो कोई इस डायरेक्शन में चलेगा, कोई इस डायरेक्शन में चलेगा तो कोई इस डायरेक्शन में चलेगा, किसी का ये डायरेक्शन है, किसी का ये डायरेक्शन है, एंड देयर इज ए लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल। इसका मतलब हर एक पॉसिबल डायरेक्शन में पार्टिकल चल रहा है। आपको पूछा जा रहा है कि कोई एक पेयर कंसीडर करो, कोई दो पार्टिकल। मान लीजिए कि हमने एक पार्टिकल कंसीडर किया और नाम रख दिया उसका ए, ठीक है, और उसका जो वेलोसिटी है सपोज कर लो कि वह है वी ए, उसका वेलोसिटी क्या है, वी ए। फिर मान लीजिए हमने एक दूसरा पार्टिकल कंसीडर किया, एक पेयर कंसीडर करना है, नाम रख दिया उसका बी, और उसका जो वेलोसिटी है वह है वी बी। और हम सपोज करते हैं कि इसके बीच का जो एंगल है वह थीटा है, मान लेते हैं। ध्यान रहे क्वेश्चन कहता है कि हर एक पार्टिकल के वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड उस सेम ही है, तो वी ए और वी बी का जो मैग्नीट्यूड होगा उस सेम ही है, और वह हमको दिया हुआ है क्वेश्चन में v के बराबर। कितना के बराबर दिया हुआ है, v के बराबर आपको दिया हुआ है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि आपको निकालना है कि a और b के बीच का जो रिलेटिव वेलोसिटी है। देखो रिलेटिव का मतलब डिफरेंस ही होता है। जैसे कि अगर आप लिखते हैं वी ए बी, इसका मतलब क्या हुआ, वेलोसिटी ऑफ ए रिलेटिव टू बी विथ रेस्पेक्ट टू बी, ठीक है। और इसको फाइंड आउट करने का मतलब है कि आपको वी ए से वी बी को सब्ट्रैक्ट कर देना है, ठीक है। तो आप इसको वी ए बी को सिंपली वी रिलेटिव भी कह सकते हैं कि वी रिलेटिव इज इक्वल टू वी ए माइनस वी बी, ओके। ये निकालो और फिर दो पेयर, कह रहा है कि दो पेयर के लिए जो रिलेटिव वेलोसिटी है अगर उसका एवरेज मान लिया जाए, लेकिन एवरेज किसके लिए, तो सारे पार्टिकल के लिए, तो वह जो वैल्यू आएगा वी रिलेटिव का एवरेज वैल्यू सारे पार्टिकल के लिए, वह v से बड़ा आएगा। ये आप प्रूव करके बताइए। ये थोड़ा अजूबा क्वेश्चन है। सामान्य तौर पर क्या होता है कि जब तुम एवरेज लेते हो स्केलर का, जैसे मान लो 1 2 3 का एवरेज लेना है, तो एवरेज का मतलब होता है कि जो सबसे छोटा वैल्यू है, सबसे छोटा वैल्यू उससे बड़ा होगा एवरेज, मतलब एक से ज़्यादा आएगा इसका एवरेज। तुम निकालो 1 + 2 + 3 और डिवाइडेड बाय 3 हो जाएगा, तो ये कितना आएगा, 6 डिवाइडेड बाय 3 दैट इज 2। तो क्या देख रहे हैं आप कि जो लार्जेस्ट वैल्यू 3 है उससे कम है या स्मॉलेस्ट वैल्यू से ज़्यादा है। लेकिन यहाँ मैग्नीट्यूड है वेलोसिटी का भी और प्रत्येक पार्टिकल का, और हमको रिलेटिव वेलोसिटी का इनफैक्ट एवरेज निकालना सारे पार्टिकल के लिए, तो वह भी से बड़ा आ जाएगा। अक्सर अगर यही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहे ना तो लोग इसमें गलती कर देता है। लोग सोचता है कि जब हर एक पार्टिकल का स्पीड भी है तो एवरेज जो है वह भी आ जाना चाहिए। नहीं, अगर ये स्पीड होता, वेक्टर नहीं होता, तो भी ही रह जाता। सबका वैल्यू भी है, भी मान लो n पार्टिकल है तो भी को n बार जोड़ो और n से भाग दे दो तो भी आ जाएगा। लेकिन यहाँ डायरेक्शन भी मायने रखता है, इसीलिए इतना इजीली इस क्वेश्चन को नहीं लेना है। हम लोग देखेंगे कि वेक्टर के कॉन्सेप्ट से इसका एवरेज कैसे निकलेगा। तो सबसे पहले हम लोग भी रिलेटिव दो पार्टिकल के पेयर के लिए फाइंड आउट करते हैं। देखो भी रिलेटिव का
वैल्यू हमने क्या लिखा, VA माइनस VB, और आपने मान लिया है कि इस दोनों के बीच का एंगल क्या है, थीटा। इतना हमने इस पेज में कर दिया, लेकिन अब यहाँ जगह नहीं है तो हम एक्चुअली इसका सॉल्यूशन अब लास्ट पेज में करने जा रहे हैं। उतनी बात आप वहाँ समझ चुके हैं। ये तीसरे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। आप फिगर देख चुके हैं कि ये हमारा VA है और ये हमारा VB है ना, और इस बीच का एंगल हमने माना है थीटा, और आप जानते हैं कि V रिलेटिव क्या हो जाएगा, तो VA माइनस VB, VA माइनस VB। अब बोलो, अब जब मॉडुलस ऑफ V रिलेटिव फाइंड आउट करोगे तो ये होगा मॉड ऑफ VA माइनस VB, होगा कि नहीं। फिर आप जानते हैं कि VA और VB का मैग्नीट्यूड तो सेम है, V के बराबर, तो वही 2A साइन थीटा बाई 2 का फॉर्मूला यूज करेंगे। तो क्या लिखेंगे, 2V साइन थीटा बाई 2। ये कौन सी निकल गया, इस रिलेटिव वेलोसिटी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकल गया, ठीक है। दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी वेक्टर V बिटवीन टू पार्टिकल्स। लेकिन अब जरा ध्यान से सोचिए कि यहाँ तो कहा गया कि लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल है जिसका वेलोसिटी हर एक पॉसिबल डायरेक्शन में है, इस प्लेन में नहीं है, हर एक डायरेक्शन में। इसका मतलब जो हमारा थीटा है, ये थीटा 0 से लेकर 2π तक वैरी करेगा। तो ऐसी स्थिति में अब अगर इस सारे V रिलेटिव का हमें एवरेज जानना होगा तो एवरेज कैसे निकलेगा, ध्यान से सोचो। एवरेज वैल्यू ऑफ V रिलेटिव फॉर ऑल पार्टिकल्स, फॉर ऑल एवरेज ओवर ऑल पार्टिकल्स पूछा गया है। ध्यान से सोचिए, देखिए एवरेज वैल्यू ऑफ V रिलेटिव को इस साइन से लिख देंगे, ब्रैकेट में V रिलेटिव आपने लिख दिया, V रिलेटिव दिस इज V रिलेटिव। अब देखो करना क्या होगा, सारे V रिलेटिव को आप देखते हैं कि V रिलेटिव थीटा का फंक्शन है, तो थीटा के डिफरेंट वैल्यू के लिए जो V रिलेटिव होगा उसको जोड़ना होगा। लेकिन आप बताइए थीटा का वैल्यू यहाँ कंटिन्यूसली वैरी कर रहा है कि डिसकंटिन्यूसली, कंटिन्यूसली। तो ऐसी स्थिति में समेशन नहीं करके हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं। करना क्या होगा कि V रिलेटिव को तुम d थीटा से मल्टीप्लाई कर दो और इंटीग्रेट कर दो थीटा के सारे मानों के लिए 0 से 2π तक के बीच। इसका मतलब हुआ आपने V रिलेटिव इंटू d थीटा का सारा वैल्यू आपने ऐड कर लिया, और फिर टोटल एंगल दैट इज d थीटा का ही जो इंटीग्रल होगा कहाँ से कहाँ तक, 0 से 2π तक, उससे आप इसको डिवाइड कर दीजिए, एवरेज मालूम हो जाएगा। बात समझ आ रही है। अब देखो V रिलेटिव आप निकाल चुके हैं कि दिस इज 2V साइन थीटा बाई 2, तो दिस विल बी 2V साइन थीटा बाई 2 d थीटा, लिमिट है 0 to 2π एंड डिवाइडेड बाय d थीटा का इंटीग्रल थीटा होगा, लिमिट रखोगे तो 2π होगा, नहीं। सो दिस विल बी इक्वल टू 1/2π एंड 2V यहाँ कांस्टेंट है तो 2V को बाहर कर लिया। अब साइन थीटा बाई 2 को इंटीग्रेट करेंगे, दिस विल बी माइनस कॉस थीटा बाई 2 अब बाय 1/2, नहीं, और लिमिट हो गया 0 to 2π। आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 2 फिर ऊपर आएगा, दिस विल और दिस 2 एंड दिस 2 विल कैंसिल आउट, सो दिस इज 2V बाय π। अब इसका लिमिट पुट करेंगे हम लोग, माइनस है, उल्टा लिमिट पुट कर दो तो ये हो जाएगा cos 0
माइनस कॉस 2π/2 दैट इज कॉस पाई, नहीं, और आप जानते हैं कॉस पाई होता है -1, कॉस 0 होता है 1, तो 1 माइनस -1 दैट इज 2, तो क्या हो जाएगा यार 4v डिवाइडेड बाय पाई। आप देखिए पाई जो है वह 4 से छोटा है, पाई का वैल्यू तो 3.14 होता है ना, इसका मतलब यह जो v रिलेटिव का जो एवरेज मान आया यह v से ग्रेटर है, दिस इज ग्रेटर देन v, और यही प्रूव करना था। तो एक्चुअली ऐसे प्रॉब्लम से हमारा उद्देश्य यही था कि आपने देखा कि जब दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम होता है तो क्विकली सवाल बनाने के लिए इस छोटे फॉर्मूला 2v sin θ/2 का हम लोग यूज कर लेते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि इस ऐसे प्रॉब्लम के सॉल्यूशन से आपका कुछ एडिशन सब्ट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। ये छोटा छोटा कुछ हमने एग्जाम्पल दिया है, फिर जब पूरा कॉन्सेप्ट वेक्टर का ख़त्म हो जाएगा तब हम लोग सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को जो डिफरेंट आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है उस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे।